एंड वेलकम एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आज एवोल्यूशन की, है ना। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मस्ट डू प्रॉब्लम्स इन एवोल्यूशन टॉपिक फॉर योर एनएससी जेएस एग्जाम, है ना बेटा। देखो एवोल्यूशन जो है कई बार बच्चों को थोड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन हम लोग इसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखने वाले हैं और इसके वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स मैं टच करने वाला हूं जो कि आपके एनएससी जेएस के लिए मस्ट डू टॉपिक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसको करना बहुत जरूरी है आपके लिए। यस चलो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं या उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि वो टॉपिक्स जिनको आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल करके जाना है। राइट, लेट मी टेल यू, सबसे पहले स्पार्क फ्लास्क एक्सपेरिमेंट वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है बेटा, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, अर्थ यूनिवर्स का फॉर्मेशन का, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। यस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, दैट इज अबाउट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। और इस टॉपिक में से जनरली क्वेश्चन होते हैं होमोलोगस एनालोगस से, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, इन सब से होते हैं। फिर क्वेश्चन होता है फ्रॉम थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, स्पेशली डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी से। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होता है फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। ओके, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत ज्यादा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, जेनेटिक्स को मिलाते हुए क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। राइट, उसके बाद से अगर कोई टॉपिक है दैट इज योर ह्यूमन एवोल्यूशन। नाउ इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए ह्यूमन एवोल्यूशन। इससे क्वेश्चन पिछले एनएससी जेएस एग्जाम्स में भी आए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो पूरे एवोल्यूशन में सबसे मस्ट डू टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। राइट, चलो जी बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। इन सारे टॉपिक्स को और इनके अलावा जो टॉपिक्स हैं उन सबको भी मैंने टच किया है यहाँ पे, और बाकी आपके लिए चुन चुन के लाया हूं वो क्वेश्चन जो कि आपको एक प्रॉपर इंसाइट देंगे एवोल्यूशन टॉपिक का, और साथ में मस्ट डू प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि आपके एनएससी जेएस अटेम्प्ट को थोड़ा सा फेवरेबल बना देंगे, है ना। मतलब दे विल फेवर यू, दे विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर एवोल्यूशन एंड विल गिव अ पॉजिटिव इंटरेक्शन फॉर इट। चलो बेटा आ जाओ, देखना चालू करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, नाउ अबाउट हाउ लॉन्ग वाज द अर्थ फॉर्म्ड, मतलब बेसिकली अर्थ कब बनी थी, व्हाट इज द एज ऑफ योर अर्थ, भी ऐसा पूछा जा सकता है बेटा। तो देखो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 14 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, स्पेशली अराउंड 13 to 20 मैं बोल देता हूं कई बार, है ना, बट इट इज 13.8 to 20। एंड अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो वहां पे 20 बिलियन ईयर्स अगो लिखा गया है। ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन था। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ बेटा? अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो आंसर इज ए, राइट बेटा, ए। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो our earth was formed and our sun was formed 4.6 billion years ago। तो सन का लाइफ क्या है बेटा? मैं लिख देता हूं, ये सब याद रख लेना। सन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यस, अर्थ 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one was absent in the atmosphere at the time of origin of life? ठीक है, बेसिकली हम लोग अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो जिस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था हमारे एटमॉस्फेयर में क्या एब्सेंट था ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ? तो प्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। ठीक है बेटा, और इसीलिए देखो बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। क्या चाहिए था बेटा? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। तो जिस समय धरती का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय एटमॉस्फेयर में प्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था बेटा, राइट। ऑक्सीजन था बट इट वाज इन द फॉर्म ऑफ वाटर और इन द फॉर्म ऑफ CO2 और इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, लेकिन फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन फ्री हाइड्रोजन था। इसीलिए उस समय का जो कंडीशन था वो कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, एंड रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट फेवर्ड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, आज के डेट में जो अर्थ है दैट हैज ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे पास फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसीलिए आज origin of life is not possible। ठीक है बेटा, यस। तो at the time of origin of life free molecular oxygen यानी कि O2 was absent in the earth atmosphere, यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा था बेटा? रिड्यूसिंग। चलो जी, जितनी भी बातें बोल रहा हूं बेटा ध्यान रखते रहना, क्योंकि या तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, या जो मैं इसके राउंड अबाउट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उससे भी क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो भी बातें बता रहा हूं बेटा ध्यान से सुनेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट वाज। बेटा स्टैनली मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था इसी को हम लोग स्पार्क फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन डायरेक्टली स्पार्क फ्लास्क ना लिखते हुए उसने क्या मेंशन कर दिया, साइंटिस्ट का नाम। तो आपको याद होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था। चलो बेटा, इसमें रेशियो क्या था बेटा, तो मीथेन था 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन भी कितना था 2, 2:1:2। ऑप्शन इज बी। आ जाओ बेटा, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, स्पार्क फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट किया मिलर ने, तो उनको मिला क्या बेटा, व्हाट वाज द आउटपुट, उनको क्या मिला, तो उनको मिला था बेटा कुछ अमाइनो एसिड्स, जैसे उसमें ग्लाइसिन था, उसमें एस्पार्टिक एसिड था, उसमें एलेनिन था, लेकिन उसमें ग्लूटामिक एसिड नहीं था बेटा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच वाज नॉट फाउंड, योर आंसर इज सी, ये नहीं प्रेजेंट था और क्वेश्चन तो नहीं ही पूछ रहा है, इसीलिए आंसर क्या लगेगा बेटा, सी, ग्लूटामिक एसिड वाज नॉट फाउंड। इससे क्या सीखेंगे कि कौन कौन से अमाइनो एसिड वर फाउंड इन द स्पार्क फ्लास्क एक्सपेरिमेंट डन बाय मिलर। देखो बेटा, डन बाय मिलर बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पार्क फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जैसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाद में और भी साइंटिस्ट ने किया है। ठीक है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है यह कहना कि स्पार्क फ्लास्क एक्सपेरिमेंट बाय यूरेन मिला। ओके, तो उनको क्या मिला था बेटा, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, दीज अमाइनो एसिड्स वर फाउंड इन देयर मिक्सचर। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड नहीं था। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कुड बी। अब देखो बेटा, ये पूरा मैंने बोला ओरिजिन ऑफ लाइफ जो ओपरिन हाल्डेन की थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है या बायोकेमिकल थ्योरी जिसको बोलते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को इस एक क्वेश्चन में समराइज कर दिया बेटा। जरा देखो देखो, द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो बेटा एज पर ओपरिन हाल्डेन थ्योरी हम लोग बोलते हैं कि पहले अर्ली अर्थ में एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स, एलिमेंटल फॉर्म में सारे एलिमेंट्स थे, वो फिर कंबाइन होकर इनऑर्गेनिक मटेरियल बने, उनसे ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे जैसे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब बेटा फिर एग्रीगेट हुए, एक कोलोइडल सस्पेंशन बनाया। उस कोलोइडल सस्पेंशन को ही हमने बोला था प्रोटोबायोंट, दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, दैट वाज फर्स्ट लाइफ। क्लियर है? तो पूछ रहा है कि क्या सीक्वेंस होगा, बेसिकली अभी जो बताया वही सीक्वेंस आपको पता करनी है। तो सबसे पहले क्या बने थे बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, सॉरी, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक तो नहीं बने थे, तो पहले बने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द एलिमेंटल फॉर्म, राइट। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बन गए, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बन गए, राइट बेटा। चलिए, उसके बाद से क्या बन गया, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, बिल्कुल सही है। उसके बाद से क्या बना बेटा, कोलोइडल एग्रीगेट्स, यस, यूबायंट्स और फिर कोलोइडल एग्रीगेट्स, नहीं बेटा ये नहीं होगा, पहले कोलोइडल एग्रीगेट, फिर प्रोटोबायंट, फिर यूबायंट, फिर सेल। ठीक है, तो यहां पर बेटा कोलोइडल एग्रीगेट के बाद बने थे बेटा प्रोटोबायंट्स, जो कि यहां पे नहीं दिया है, पर उससे सीक्वेंस खराब नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद से बना था यूबायंट्स और फिर बना था सेल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो जी आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, फर्स्ट लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ वाज। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ धरती पे बना, इवॉल्व हुआ, वो कैसा था बेटा। वाज इट एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ, was aerobic photoautotrough, anaerobic chemoautotrough या anaerobic chemoheterotroph। तो बेटा याद रखना, सबसे पहले बने थे anaerobic chemoheterotroph, उसके बाद से बने थे बेटा anaerobic chemoautotrough, उसके बाद बने थे बेटा anaerobic फोटोऑटोट्रॉफ और फिर बने थे बेटा एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है 1 2 3 4। तो सबसे पहले कौन बना, डी, आंसर लगाएंगे डी। क्लियर है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डैश वेयर एज एनालॉजी इज रिजल्ट ऑफ डैश। अब इसमें ए और बी है क्या, वो आपको बताना है। ओके, मैंने बोला था ना होमोलोगस एनालोगस, होमोलॉजी एनालॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल है उसका। देखो, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन
convergent evolution, sorry, divergent evolution, and analogy is based on convergent evolution. देखो homologous organs ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं जिनका ऑरिजिन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम हो, उनका फंक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. प्लीज बेटा ध्यान से समझना. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि होमोलोगस ऑर्गन है तो उसका ऑरिजिन सेम होगा, राइट, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होगा, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा और फंक्शन हमेशा अलग होना चाहिए. नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है. होमोलॉजी के लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि उनका ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. फंक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है बेटा, फंक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ऐसे सारे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस. एनालोगस के लिए जरूरी है कि फंक्शन सेम हो और ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए. ओरिजिन डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है बेटा. अगर मान लो आपको किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होमोलोगस ऑर्गन्स दिखते हैं, मतलब उन ऑर्गन्स का फंक्शन सेम है या नहीं है, लेकिन उनका ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बेसिक प्लान सेम है, मतलब उनका कोई एंसेस्टर कॉमन होगा, कॉमन एंसेस्ट्री होगी. ऐसा लग रहा है कि एक कॉमन एंसेस्टर के दो ब्रांचेस निकले, दो तरह के उनके बच्चे निकले और दो अलग अलग स्पीसीज में डेवलप हो गए, यानी कि डाइवर्ज हो रहे हैं. दैट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, राइट. एनालोगस कब मिलेगा? जैसे मान लो कि एक बटरफ्लाई है और एक बैट है, दोनों के एंसेस्टर बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों में विंग्स देखने को मिल रहा है. विंग्स का काम सेम, फ्लाइंग, बट स्ट्रक्चर अलग, ओरिजिन अलग. ये दोनों एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग एंसेस्ट्री के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम एनवायरनमेंट में आके रहने लगे, यानी कि कन्वर्जेंस हो रहा है. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसको बोलते हैं. ठीक है बेटा. तो इज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट. सो आंसर लगाएंगे बेटा बी. ठीक है, ठीक है बेटा. बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल समझना है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है एवोल्यूशन में. व्हाट इज कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क? देखो बेटा, व्हेल, सील और शार्क, बेटा याद रखना, व्हेल एंड सील ये दोनों मैमल्स हैं. कैसे बेटा? एक्वेटिक मैमल्स. और शार्क क्या है बेटा? इट इज कार्टिलेजिनस फिश. अब देखो बेटा, एक्वेटिक मैमल्स हो या ये फिश हो, इन सब में क्या होते हैं बेटा? आइदर फ्लिपर्स और फिन्स, जो किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में. ठीक है बेटा. यानी कि अगर मैं फिन्स और फ्लिपर्स की बात करूं तो ये कैसा हो गया? एनालोगस ऑर्गन्स. ये कैसा हो गया बेटा? एनालोगस ऑर्गन्स, राइट. और एनालोगस ऑर्गन क्या दिखाता है हमें? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट. यानी कि व्हेल, सील और शार्क जो है वो क्या शो कर रहे हैं बेटा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. दे आर शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है बेटा. चलिए आगे बढ़ जाए. सीजनल माइग्रेशन नहीं बेटा. थिक सबक्यूटेनियस फैट जरूरी नहीं है बेटा. होम्योथर्मी, अब देखो बेटा, शार्क तो होम्योथर्मिस नहीं होता ना बेटा, ये तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये सब नहीं आएगा बेटा. आंसर क्या आएगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि शार्क के अंदर थिक सबक्यूटेनियस फैट नहीं है. सीजनल माइग्रेशन बेटा शार्क्स नहीं इतना शो करते हैं या सील नहीं शो करते हैं. ठीक है बेटा. तो कॉमन क्या है बेटा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. आंसर सी लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Evolutionary process giving rise to new species adapted to new habitats and ways of life is called adaptive radiation. देखो बेटा, ये इन्होंने ना डेफिनेशन ही आपको दे दिया. Evolutionary process giving rise to new species adapted to new habitats and ways of life is called adaptive radiation. The example of this is or are. अब एडेप्टिव रेडिएशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा? तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा, हम लोग पढ़ते हैं. एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन होता है? डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड. एक मेनलैंड से एक सीड ईटिंग फिंच आई थी, या एक तरह की फिंच आई थी, सीड ईटिंग फिंचेस, और उन्हीं से बेटा अलग अलग तरह के डार्विनियन फिंचेस का डेवलपमेंट हो गया बिकॉज ऑफ माइग्रेशन टू डिफरेंट आइलैंड्स ऑफ द गैलापागोस ग्रुप. बात समझ में आ रही है? क्योंकि अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग तरह के फूड सोर्सेज पॉसिबल थे. कहीं पे इंसेक्ट्स थे, कहीं पे कैक्टस थे, कहीं पे ग्राउंड नट्स थे, कहीं पे हार्ड नट्स थे, राइट बेटा. तो अलग अलग फूड की वजह से अलग अलग हैबिटेट के अंदर अलग अलग फूड था, उसके लिए उनमें बीक के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, एडेप्टेशन हुआ, जिसकी वजह से एक तरह के फिंच से कई अलग अलग तरह के फिंच के स्पीसीज क्रिएट हो गए. This is an example of adaptive radiation. So Darwin's finches in Galapagos Island is a correct example. Australian marsupials that radiated to form new species. Yes beta.
जैसे कैंगरूज है, वुम्बैट है, तस्मेनियन वुल्फ है, तस्मेनियन टाइगर है, मार्सुपियल मोल है, मार्सुपियल रैट्स है, ये सब के सब क्या है बेटा, दीज ऑल आर डेवलप्ड और दे ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन मार्सुपियल एंसेस्टर। उनमें क्या हुआ है, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है अलग अलग हैबिटेट के लिए, तो ये भी एग्जांपल है। वुल्फ एंड तस्मेनियन वुल्फ, बेटा वुल्फ और तस्मेनियन वुल्फ अगर हम लोग बात करें तो वुल्फ प्लेसेंटल मैमल में आता है और तस्मेनियन वुल्फ जो है वो मार्सुपियल मैमल में आता है, एंड दिस शोज पैरेलल एवोल्यूशन। ये क्या है बेटा, पैरेलल एवोल्यूशन है ये बेटा, ये एडाप्टिव रेडिएशन नहीं है, ये पैरेलल एवोल्यूशन है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, ठीक है, ये एडाप्टिव रेडिएशन नहीं है, या फिर ये क्या है बेटा, कन्वर्जेंट। ठीक है बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, तो आंसर क्या लगाएंगे, डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन चुन के लाया हूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट डे फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड शेयर कॉमन एंसेस्ट्री विथ, अभी बताया था बेटा ये कहानी है ना, ये किससे शो करते हैं बेटा, विद द सीड ईटिंग फिंचेस। याद रखना पड़ेगा इसको बेटा, सीड ईटिंग फिंचेस मेनलैंड से आए थे गैलापागोस आइलैंड पे, ठीक है, और वही फाउंडर्स थे, उन्हीं से अलग अलग तरह के फिंचेस का एवोल्यूशन हुआ है ऑन द जियोग्राफिकली आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड गैलापागोस आइलैंड्स। ठीक है बेटा, तो ये जो आपके सीड ईटिंग फिंचेस हैं यही आए थे, यही फाउंडर्स भी कहलाते हैं, राइट। तो प्रेजेंट डे फिंचेस जो हैं शेयर कॉमन एंसेस्ट्री विथ देयर फाउंडर्स, दैट इज सीड ईटिंग फिंचेस। ये क्या थे बेटा, देज आर फाउंडर्स ऑफ गैलापागोस आइलैंड फिंचेस, जिनको हम लोग बोल देते हैं डार्विनियन फिंचेस, क्योंकि इनको डार्विन साहब ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, बताया था, इनकी डिस्कवरी की थी। यस, चलो जी बेटा नेक्स्ट। When more than one adaptive radiation appears to have occurred in an isolated geographical area, we call it, देखो बेटा, अब इन्होंने बोला कि अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, अपीयर नॉट हो रहा है, अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे कि वुल्फ एंड तस्मेनियन वुल्फ, राइट, या फिर जो भी प्लासेंटल मैमल्स हैं और जो हमारे मार्सुपियल मैमल्स हैं, इनके बीच में हमें क्या दिख रहा है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ऐसा लग रहा है कि प्लासेंटल मैमल का एक अपना एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है और मार्सुपियल मैमल्स का एक अपना एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है, तो एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहे हैं, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन हो रहे हैं, राइट, अपीयर टू हैव अकर इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। बस समझ में आ रहा बेटा, देखो जैसे अगर मैं बात करूं, यहां देखने की जरूरत है बेटा, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं प्लासेंटल मैमल एंसेस्टर, ठीक है बेटा, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं मार्सुपियल मैमल एंसेस्टर, ये दोनों हैं तो मैमल के ही टाइप, ठीक है बेटा। अब समझो, मार्सुपियल मैमल से बना तस्मेनियन वुल्फ, अभी जो एग्जांपल लिया था, और प्लासेंटल मैमल से बना वुल्फ, प्लासेंटल मैमल से बना मोल, और यहां बना मार्सुपियल मोल। अब बेटा मार्सुपियल मोल या प्लासेंटल मोल दोनों का अगर आप देखोगे तो हैबिटेट सेम है, हैबिटेट क्या बेटा, सेम है, ठीक है। वुल्फ का और तस्मेनियन वुल्फ का दोनों का हैबिटेट लगभग सेम है, तो ऐसा लग रहा है कि वुल्फ और तस्मेनियन वुल्फ दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं इन द सेम हैबिटेट, राइट। सिमिलरली मोल और मार्सुपियल मोल भी आपस में क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो अगर हमें दिखे कि एक से ज्यादा अगर एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, तो वो अपने आप में क्या होते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या होते हैं बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। इसको समझने के लिए इसको उठाओ और इसके ऊपर सुपर इंपोज कर दो, तो वुल्फ और तस्मेनियन वुल्फ सेम हैबिटेट में चले जाएंगे, मोल और मार्सुपियल मोल सेम हैबिटेट में चले जाएंगे। अगर दो अलग अलग एंसेस्ट्री के ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटेट में जा रहे हैं, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है?
तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना। आगे, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ। देखो बेटा, पेंगुइन के फ्लिपर हो या डॉल्फिन के फ्लिपर हो, पेंगुइन क्या है? बर्ड, और ये क्या है? मैमल। ठीक बेटा, इन दोनों के जो फ्लिपर्स होते हैं उनका फंक्शन सेम है, स्विमिंग, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, जो बेसिक डेवलपमेंट पैटर्न है वो अलग है। यानी कि ये क्या है? एक तरह के एनालोगस ऑर्गन्स, दे आर एनालोगस ऑर्गन। ये दोनों किसका एग्जांपल है बेटा? एनालोगस ऑर्गन्स। और जहां पे भी एनालोगस ऑर्गन्स होंगे क्या होगा बेटा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दोनों कन्वर्ज हो गए हैं इन द एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है बेटा, पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों। क्लियर हो गया? चलिए बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड? बहुत बढ़िया बेटा, होमोलोगस पूछ रहा है, होमोलोगस टू द विंग्स ऑफ बर्ड। बेटा याद रखना, विंग्स ऑफ बर्ड क्या होता है बेटा? इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम्ब। किसका है बेटा? फोरलिम्ब का, नॉट हाइंड लिम्ब। किसका बेटा? फोरलिम्ब का, फोरलिम्ब का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसीलिए जहां पे भी हाइंड लिम्ब या डॉर्सल फिन आएगा वो तो हट जाएगा, वो तो हो ही नहीं सकता, तो डॉर्सल फिन नहीं होगा। विंग ऑफ मॉथ, बेटा मॉथ जो इंसेक्ट है, मॉथ क्या बेटा? इंसेक्ट है, और इसका जो विंग होता है उसका ओरिजिन अलग है, उसका डेवलपमेंट अलग है, तो ये भी नहीं होगा। हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, ये हाइंड लिम्ब हो गया, ये भी नहीं होगा। फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल जो होता है ना बेटा, ये भी तो फोर लिम्ब का ही मॉडिफिकेशन है। बात समझ में आ रहा है? तो फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड द विंग्स ऑफ बर्ड आर होमोलोगस ऑर्गन्स। ये क्या होता है बेटा? होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि दोनों फोर लिम्ब से ही डेवलप हो रहे हैं। यानी कि दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर में आपको ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, आ जाओ नेक्स्ट। टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आर। डार्विन के थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट्स क्या है बेटा? तो ये याद रखना कि डार्विन का जो पूरा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसमें दो जो मेजर कंसेप्ट है, दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है बेटा, साल्टेशन, ये तो बेटा वर्ड दिया था ह्यूगो डेवरीज ने, ये म्यूटेशन थ्योरी है। ये क्या है बेटा? म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डेवरीज। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बेटा ये तो हमने बाद में बताया है। ठीक है, कि एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये सब होता क्या है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अगेन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो बाद में हमने देखा है। नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने, सही बात है, लेकिन साथ में दिया था ब्रांचिंग डिसेंट। डार्विन साहब का कहना था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो प्रोजेनीज होते हैं, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं बेटा, उन ऑफ स्प्रिंग्स में वेरिएशन होता है, राइट, उनमें वेरिएशन होता है, और ये जो वेरिएशन है उसकी वजह से वो डाइवर्ज करने लगते हैं, ब्रांच करने लगते हैं। तो एक एंसेस्टर से हो सकता है कि उसके 10 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चों में एक तरह का चेंजेस आया है और 4 बच्चों में एक तरह का चेंजेस आया और 2 उसी के जैसे हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज वाले बच्चे हैं ये अलग तरह से रिसोर्सेज का यूज करेंगे और ये धीरे धीरे चेंज को एक्यूमुलेट करते करते नई स्पीसीज बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही बेटा? तो ऐसा लग रहा है कि एक ही फादर से 3 तरह के बच्चे हो गए, एक जो उसी के जैसे दिख रहे हैं और 2 नए तरह के बन गए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रांचिंग हो रही है। डिसेंट का मतलब होता है डिसेंडेंट्स, ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चे। ठीक है, तो इन बच्चों में क्या हो रही है? बिकॉज ऑफ वेरिएशन देयर इज ब्रांचिंग, और इसी ब्रांचिंग की वजह से धीरे 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 वो चेंज होते होते नई स्पीसीज बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट। तो ब्रांचिंग डिसेंट, और उन ब्रांचिंग डिसेंट में से अगर किसी डिसेंट के पास यूजफुल कैरेक्टर है तो उसको नेचर सेलेक्ट करती है, और ऐसे धीरे 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 उन मॉडिफिकेशंस को जो यूजफुल है उनको नेचर सेलेक्ट करती रहेगी, जिससे एक जो ब्रांच है वो धीरे धीरे पॉपुलेशन में बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। सो डार्विन के हिसाब से 2 जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन सी बेटा, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, देखिए कॉन्सेप्ट वाइज बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन कैसे ऑपरेट करता है बेटा। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
ऑन डिफरेंट ट्रेट्स, अलग अलग ट्रेट्स पे यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स पे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज ऑल द थ्री ग्राफ्स ए बी एंड सी. अब देखो बेटा ए बी और सी कौन है, शायद आपको यहां पे ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूं. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये तीन है बेटा, ए बी सी. अब देखो बेटा अगर एक ग्राफ को देखोगे तो देखो बेटा इसमें जो मीन की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है. यहां पे क्या है, मीन वैल्यू रिमेन्स सेम, नो चेंज इन मीन. ठीक है बेटा, मीन जो है वो क्या रह रहा है बेटा, सेम रह रहा है. यानी कि नेचर जो है वो प्रीवियस मीन को ही सिलेक्ट कर रही है. जो पहले से ज्यादा था पॉपुलेशन में, नेचर उसी को सेलेक्ट कर रही है, मीन वैल्यू को सेलेक्ट कर रही है बेटा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पहले से जो डोमिनेंट है फीचर उसी को सेलेक्ट कर रही है, जो पुराना मीन वैल्यू है उसी को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है. यानी कि जो पुराना मीन वैल्यू है वो और ज्यादा पॉपुलेशन में स्टेबिलाइज हो रहा है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन में नंबर और ज्यादा बढ़ रहा है. दिस इज कॉल्ड स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. तो स्टेबिलाइजिंग, अच्छा चेंज कर दिया था मैंने. आ जाओ बेटा, तो स्टेबिलाइजिंग सही है, स्टेबिलाइजिंग सही है. डिसरप्टिव तो गलत हो गया और डायरेक्शनल भी गलत हो गया. दूसरा बी देखो बेटा, बी में क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखना. देखो पहले मीन यहां था, ठीक है बेटा, प्रीवियस मीन कहां था, यहां पे. इस केस में अभी भी मीन सेम जगह है, लेकिन अब देखो बेटा यहां पे क्या हुआ है, प्रीवियस मीन से नया मीन जो है वो चेंज हो गया है, एक तरफ मूव कर गया है. इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्शनल. क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक से लिख रहा हूं, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा बेटा, है ना. इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्शनल. क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल. और यहां पे देखो बेटा नीचे वाले में यहां पर दो पीक बन रहे हैं. जो मीन वैल्यू थी, ये प्रीवियस मीन था, ये तो रिड्यूस हो गया और दो मीन बन रहे हैं ऑन द आइदर साइड. तो ऐसा लग रहा है जैसे नेचर जो है वो रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर को यहां पे एक साथ सेलेक्ट कर रही है. राइट, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन. यहां पे ऐसा लग रहा है कि नेचर या तो डोमिनेंट को सेलेक्ट कर रही है या रिसेसिव को कर रही है. तो मीन जो है वो एक तरफ चेंज हो रहा है. मतलब पहले पॉपुलेशन में मान लो हेट्रोजाइगस ज्यादा थे, अब धीरे धीरे नेचर होमोजाइगस सुपीरियर को सेलेक्ट करने लग रही है या होमोजाइगस डोमिनेंट को. तो मीन उधर की तरफ बढ़ रहा है. मीन बढ़ने का मतलब क्या बेटा कि एक पॉपुलेशन में मान लो 100 लोग हैं, तो उन 100 लोग में कितने लोग हेट्रोजाइगस हैं, कितने होमोजाइगस और कितने रिसेसिव हैं. तो होमोजाइगस डोमिनेंट है और कितने होमोजाइगस रिसेसिव हैं. ठीक है बेटा, तो इस वाले में हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है. तो हेट्रोजाइगस का नंबर जो है इस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है. ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव, और ये क्या हो गया बेटा, हेट्रोजाइगस. ठीक है बेटा, नेचर जो है वो हेट्रोजाइगस को ही सेलेक्ट कर रही है. लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा है कि देखो यहां पर था बेटा हमारा क्या, हेट्रोजाइगस, यहां पे क्या था, रिसेसिव, और यहां पे क्या था, डोमिनेंट. तो अब नेचर जो है वो डोमिनेंट को ज्यादा सेलेक्ट कर रही है, इसीलिए डोमिनेंट वालों का नंबर बढ़ गया. ऐसा लग रहा है कि नेचर एक पर्टिकुलर जो ट्रेट था डोमिनेंट वाला उसको ज्यादा सेलेक्ट कर रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शनल सिलेक्शन. और यहां पे देखो बेटा ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, और ये क्या था बेटा हमारा, हेट्रोजाइगस. तो हेट्रोजाइगस तो कम हो गया, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों बढ़ गया. यानी कि नेचर जो है वो दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव को सेलेक्ट कर रही है. इसको बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन. क्लियर है, चलो जी बेटा. तो अब देखो क्या हो रहा है बेटा, तो क्या हो गया, A इज स्टेबिलाइजिंग, B इज डायरेक्शनल एंड C इज डिसरप्टिव. ऑप्शन नंबर B. क्लियर है बेटा, यस. चलिए नेक्स्ट, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है. क्वेश्चन देखने में लगेगा बहुत आसान है लेकिन बनेगा नहीं है. ठीक है, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचुरल सिलेक्शन किस पे काम करता है, इंडिविजुअल पे, पॉपुलेशन पे, स्पीसीज पे, या म्यूटेशन पे. बेटा याद रखना, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल, नॉट अ पॉपुलेशन. इंडिविजुअल है क्योंकि नेचर जो है ऐसे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है जिसमें यूजफुल वेरिएशन हो. नेचर selects the individuals with यूजफुल वेरिएशन. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, सच इंडिविजुअल
प्रोड्यूसेस मोर ऑफ स्प्रिंग्स, ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए इन नेक्स्ट पॉपुलेशन, या हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा बेटा, या कमिंग जो पॉपुलेशन होगा, हाँ जी, देयर विल बी मोर ऑर्गेनिजम्स विथ यूजफुल वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशन मतलब क्या हो गया बेटा, जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज, ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। या फिर हम बोलेंगे कि जो भी हमारा यूजफुल वेरिएशन वाला जीन था, यूजफुल वेरिएशन वाला जो भी जीन था या अलील था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज कर गई। बात समझ में आ रही बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई। यही तो है एवोल्यूशन। तो बेटा याद रखना कि नेचुरल सिलेक्शन हमेशा इंडिविजुअल को सेलेक्ट करता है। हाँ, उसकी वजह से चेंज पॉपुलेशन में आता है, उसकी वजह से चेंज पॉपुलेशन में आता है, लेकिन नेचर सेलेक्ट किसको करती है, इंडिविजुअल को। इसीलिए यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल्स, नॉट द पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मेरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए बेटा इस पे ध्यान रखेंगे। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विन्स थ्योरी, अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने थ्योरीज ठीक से नहीं पढ़ी है तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाओगे, है ना। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज दैट इट कुड नॉट प्रोवाइड सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ, बेसिकली पूछ रहा है कि डार्विन की थ्योरी को हमने क्यों डिस्कार्ड कर दिया, क्या कमी रह गई थी उसमें, है ना। तो कमी क्या रह गई थी बेटा, समझना। बिकॉज दे हैव नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नहीं बेटा, ये तो गलत बात है, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी। हाँ, वो ये नहीं समझा पाए थे कि हाउ वाज द अराइवल ऑफ फिटेस्ट, कि ये जो सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है ये आया कैसे, ये वो नहीं बता पाए थे। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो उन्होंने ही दिया था, ये तो सही बात है, ये उनका ड्रॉबैक नहीं है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये भी उन्होंने बताया था, राइट। मिमिक्री भी उन्होंने बता दी थी। वो क्या नहीं बता पाए थे, वो नहीं बता पाए थे कि व्हाट वाज द बेसिक of variation and the mode of transmission of variations to the next generation। ठीक है, वो ये नहीं बता पाए थे कि देखो डार्विन साहब ने बोला था कि जो पॉपुलेशन होता है उसमें वेरिएशन होता है, राइट। अब ये वेरिएशन कैसे आता है, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन आएगा तो उसी में से कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें सबसे ज्यादा यूजफुल वेरिएशंस होंगे, उसी को हमने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। तो लोगों ने पूछा कि ये जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है ये आया कैसे, ये आया होगा ड्यू टू वेरिएशन। तो दूसरा सवाल हुआ कि ये वेरिएशन आया कैसे, तो ये डार्विन नहीं समझा पाए। सो बेसिक्स ऑफ वेरिएशन या बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस उसको उनको नहीं आता था, उनको जेनेटिक्स नहीं आता था, इसीलिए वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और यही मेजर ड्रॉबैक रहा डार्विन के थ्योरी का। ठीक है बेटा, यस। एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या बेटा, इनहेरिटेंस। तो वो ये नहीं बता पाए कि बेटा वेरिएशन कैसे आता है, म्यूटेशन से होता है या जीन रिकॉम्बिनेशन से होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से होता है, कैसे होता है ये डार्विन साहब उस समय नहीं बता पाए। और ये भी नहीं बता पाए, और लोगों ने बोला चलो मान लिया किसी तरीके से हो भी गया, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जा रहा है ये वेरिएशन, यानी कि इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, ये भी वो नहीं समझा पाए। बेसिकली इन टोटालिटी बेटा समझो कि डार्विन साहब को जेनेटिक्स नहीं आती थी और यहीं पे वो चूक गए। बात समझ में आ रहा है। तो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे बेटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इन इंग्लैंड। हाँ जी बेटा, प्यारा एग्जांपल आ गया, हमारा फेवरेट एग्जांपल, ब्लैक मॉथ व्हाइट मॉथ नहीं, बिस्टन बिटुलेरिया। देखो, तो इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इन इंग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सिलेक्शन। कैसा सिलेक्शन है बेटा ये, तो बेटा देखो, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इंग्लैंड में जब हुआ था तो उससे पहले, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वी हैड मोर व्हाइट मॉथ एंड लेस ब्लैक मॉथ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास मोर ब्लैक मॉथ और लेस व्हाइट मॉथ। मतलब नेचुरल सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो नेचर इज गोइंग फ्रॉम वन मीन टू अनदर मीन। एक तरफ जा रही है, व्हाइट से ब्लैक की तरफ जा रही है, मीन की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब अगर मीन बेटा किसी भी तरफ चेंज हो, लेफ्ट या राइट, ठीक है,
किसी एक तरफ चेंज हो, लेफ्ट हो या राइट हो, तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि जो नेचर है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, या तो लेफ्ट या राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन इन विच डैश चूज द ऑप्शन दैट फिल द ब्लैंक। अच्छा जी बेटा, तो पहला तो डायरेक्शनल होगा, स्टेबिलाइजिंग और डिसरप्टिव को तो हटा दो बेटा। डायरेक्शनल इन विच वी हैड पीक शिफ्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। ठीक है बेटा, टू पीक्स अगर होता तो इसको तो हम बेटा डिसरप्टिव बोलते हैं ना। ये क्या हो गया? डिसरप्टिव। ये तो डायरेक्शनल बचा ही नहीं, ये तो अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है बेटा, हाँ जी। अगर हम बोल रहे हैं डायरेक्शनल, इसका मतलब है कि पीक इज शिफ्टिंग इन वन डायरेक्शन, दैट कुड बी लेफ्ट और राइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी लगा देंगे। आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज नेचर selects more individuals with mean, अच्छा if is नहीं है बेटा, ये if है। ठीक है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। if nature selects more individuals with mean characteristics, मतलब नेचर जो है वो हेट्रोजाइगस या मीन कैरेक्टर वाले को ज्यादा सेलेक्ट कर रही है कंपेयर्ड टू वेरिएंट्स मतलब आइदर डोमिनेंट्स, मतलब आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब दोनों में से कोई एक तरफ का एक्सट्रीम कैरेक्टर। विच काइंड ऑफ सिलेक्शन इज सेड टू बी ऑपरेटिंग। अगर बेटा नेचर मीन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही सेलेक्ट कर रही है, मतलब कि ये क्या है? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है। अभी ये सब कुछ आपको पढ़ाया है बेटा, है ना? तो ये क्या होता है बेटा? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग मत लगाना बेटा, ये नहीं होता है। क्या होता है? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, ये लगाना। ये ऐसा कुछ है नहीं बेटा, ये जानबूझ करके आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया ऑप्शन, है ना? कि बच्चे को अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट है लेकिन टर्म नहीं याद है तो वो यहां पे फंस जाएगा, तो ध्यान रखना इन चीजों को। चूज एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बेटा समझो, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो यही समझ लो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस, एंथ्रोपोइडिया। ठीक है बेटा, ह्यूमन ओरिजिन का। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या हो गया? एंथ्रो का मतलब तो हो गया ह्यूमन, और जेनिक का मतलब होता है जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि वो सारी चीजें जो ह्यूमन की वजह से हैं, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है बेटा? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कॉज्ड बाय ह्यूमंस। ऐसी सारी चीजें जो ह्यूमन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक, कॉज्ड बाय ह्यूमंस और ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है बेटा, जो हमारी वजह से हो रहा है, नेचर की वजह से नहीं। उसके मेन कल्प्रिट कौन है? अस। एवोल्यूशन ऑफ फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड नहीं बेटा, ये तो नेचर ने खुद ही किया था। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल नहीं होगा। एवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया, बेटा ये तो उस समय हुआ था जब ह्यूमंस भी नहीं थे। ठीक है, हमसे पहले की बात है ये। एवोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट माइक्रोब्स, यस बेटा, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी समझ लो। होता यह है कि आज के डेट में हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज चालू कर दिया है, नहीं मेडिसिन में। इससे हो क्या रहा है? एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक जा रहा है, और ये जो एंटीबायोटिक जब एनवायरनमेंट में जाएगा तो एनवायरनमेंट के अंदर जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उनका अब ज्यादा सिलेक्शन होगा। क्योंकि समझो, जब तक एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट में नहीं था तो मेरे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिव दोनों बैक्टीरियाज में से किसी को कोई एडवांटेज नहीं था। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में ज्यादा क्या थे? एंटीबायोटिक सेंसिटिव, और बहुत कम थे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। बट बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय अस ह्यूमंस, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है बेटा, अब क्या हो गया? एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक आ गया है, तो अब इस नए एनवायरनमेंट में जहां एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जो सेंसिटिव बैक्टीरिया है वो तो मर रहा है, उसके लिए तो हार्मफुल हो गया, और जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है उसके लिए यूजफुल वेरिएशन है, उसके लिए नया फायदेमंद वाला सिचुएशन हो गया है। तो अब नेचर जो है किसको सेलेक्ट कर रहा है?
किसको सेलेक्ट कर रहा है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और एंटीबायोटिक सेंसिटिव का घटता जा रहा है, इसीलिए मैक्सिमम माइक्रोब्स कैसे होते जा रहे हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, जो हमारे लिए बड़ी बुरी बात है, क्योंकि कल को अगर सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गए ना तो बीमार पड़ेंगे, एंटीबायोटिक खा रहे हैं और अंदर हमारे बैक्टीरिया हंस रहा है, हम पे बोल रहा है इस एंटीबायोटिक से हम नहीं मरेंगे, वी आर ऑलरेडी रेसिस्टेंट टू इट। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे लिए खराब बात है, और ये करवा भी कौन रहा है? हम ही खुद। वी आर द कल्प्रिट। अगर हम इन्वायरमेंट में एंटीबायोटिक नहीं डालते तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता और उनका पॉपुलेशन में नंबर नहीं बढ़ता। ठीक है, सो ये जो सिलेक्शन हो रहा है, ये जो एवोल्यूशन हो रहा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का, उसके रियल कल्प्रिट कौन है? अस ह्यूमंस। ठीक है, इसीलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। हम नहीं कर रहे हैं, कर तो नेचर ही रहा है, लेकिन इसके रियल कल्प्रिट कौन है? हम, क्योंकि इन्वायरमेंट में एंटीबायोटिक किसने ऐड किया? हमने। ठीक है बेटा, सो ऑप्शन सी लगाएंगे। एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट ऑब्वियसली हमसे पहले हुआ, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू। बेटा देखो, डार्विन के हिसाब से जो फिटनेस थी ना बेटा, उसको हम बोलते हैं डार्विनियन फिटनेस। क्या बोलते हैं बेटा? डार्विनियन फिटनेस। एंड दिस इज नथिंग बट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। देखो, डार्विन साहब का कहना था कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशन है, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी। ठीक है, और नेचर जिसको सेलेक्ट करेगी यानी कि उसके पास एबिलिटी होगी आसपास के रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि जो भी आपका ऑर्गेनिज्म जिसमें यूजफुल वेरिएशन है इज मोर फिट इन दैट एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, यानी कि उसी को हमने बोल दिया डार्विनियन फिटनेस एवोल्यूशन के टर्म में। और डार्विनियन फिटनेस का मतलब क्या है? ही और शी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि दे हैव रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? दे या ओनली टू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट अ स्ट्रैटेजी ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे अभी मैंने बोला एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट माइक्रोब्स। ठीक है, अब उनमें ऐसा थोड़ी है कि बाकी बैक्टीरिया से ज्यादा अच्छे से ये फूड ऑब्टेन कर पाते हैं या स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जिंदा रह पाते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक मीडियम में, जबकि सेंसिटिव वाले मर जाते हैं। एबिलिटी टू डिफेंड नहीं, डोमिनेंस ओवर अदर्स, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। राइट, तो मेनली क्या है? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, इट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विनियन फिटनेस इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ओके चलो बेटा, ये सब करते करते हम लोग पहुंच गए अब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे। और देखो बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। इन अ स्पीसीज, ठीक है बेटा, एक स्पीसीज है जिसमें कि द वेट, अच्छा इन अ स्पीसीज बेसिकली हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस की ही बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। ठीक है, इन अ स्पीसीज क्या, यहाँ पे होमोसेपियंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? होमोसेपियंस, याद रख लेना, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। ये रियल एग्जांपल है ह्यूमंस का। ठीक है बेटा, ये सच्ची बात है, ये जो डेटा दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है। ठीक है, रियल डेटा दिया है। तो इन अ स्पीसीज दैट इज होमोसेपियंस द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। ठीक है, मतलब किसी बच्चे, किसी माँ का जो बच्चा पैदा होता है वो 2 किलो का है, या लेस देन हल्का सा 2 किलो है, या फिर मैक्सिमम 5 kg है। तो 2 से 5 किलो इज द रेंज ऑफ एवरेज बेबी इन ह्यूमंस। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी। 97% of newborns with an average weight of 3 to 3.3 kg। ठीक है बेटा, 97% वो बच्चे जिनका वजन 3 से 3.3 kg के बीच में है, सरवाइव, है ना, वो अच्छे से बच जाते हैं, हेल्दी, बढ़िया। Whereas 99% of infants born with the weight from 2 to 2.5 kg, मतलब ये अंडरवेट है। ठीक है, और 4.5 to 5 kg मतलब ये ओवरवेट है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? अंडरवेट। और ये क्या हो गया बेटा? ओवरवेट, डाइज। तो 99% ऐसे जो बच्चे हैं जो अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन 97% बच्चे जो इस बीच वाले रेंज में है 3 to 3.3 kg वो सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि नेचर जो है वो मिडिल कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रही है।
मीन वैल्यू को सिलेक्ट कर रही है, ठीक है बेटा। एक्सट्रीम वैल्यू बिल्कुल कम वेट या एक्सट्रीम वैल्यू बिल्कुल ज्यादा वेट, इस दोनों को नेचर क्या कर रही है बेटा, नेचर डी सिलेक्ट कर रही है, इनको सिलेक्ट नहीं कर रही है, इनको हटा रही है, एलिमिनेट कर रही है। क्या रीजन हो सकता है आपको बताता हूं। जो अंडरवेट बच्चे होते हैं ना बेटा, कमजोर होते हैं, मर जाते हैं। और जो ओवरवेट बच्चा है ये इतना बड़ा है कि ये बर्थ के समय बर्थ कनाल में ही फंस जाता है और उसी समय दम घुटने से मर भी जाते हैं कई बार, ठीक है बेटा। तो अंडरवेट भी खराब हो गया, ओवरवेट भी खराब हो गया, बचा कौन, मिडिल वेट वाला। यानी कि नेचर यहां पे जो मीन कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट कर रही है, और मीन कैरेक्टर को अगर सेलेक्ट करे तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है बेटा। तो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन का सबसे प्यारा एग्जांपल है द वेट ऑफ न्यूबॉर्न इन ह्यूमंस। The weight of newborn in humans. Nature is selecting those newborn babies who are ranging in 3 to 3.3 kg. ठीक है, and nature is not selecting the babies who are underweight or overweight. ठीक है बेटा, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। The following graph depicts changes in two population A and B of herbivores in a grassy field, यानी कि grassland ecosystem. A possible reason for these changes is that, ठीक बेटा। अब यहां पे एक ग्राफ दे दिया, ओलंपियाड्स की तो आदत होती है इसी तरह के ग्राफ्स दे देते हैं और फिर आपसे पूछ लेते हैं। देखो बेटा, ये जो ग्राफ है ना, इसको जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा। देखो इधर देखो बेटा, ये रहा एक ग्राफ, बी का पॉपुलेशन ऐसे गिर रहा है और जो सॉरी ए का पॉपुलेशन गिर रहा है और बी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा ही दिख रहा है ना बेटा। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा क्यों हो सकता है। देखो इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो दोनों का पॉपुलेशन ठीक ठाक था, राइट। लेकिन बी का पॉपुलेशन पहले से कम था, मतलब बी का पॉपुलेशन वाज लेसर देन ए ज्यादा था, बी कम था। लेकिन विथ टाइम हम देख रहे हैं कि बी का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया और ए का डिक्लाइन कर गया। ऐसा क्यों हो सकता है, ऑप्शन देखो। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ स्प्रिंग्स देन पॉपुलेशन बी। हाँ जी बेटा, ये हुआ होगा, लेकिन ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। जब ए नहीं बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान देखना। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ स्प्रिंग्स देन पॉपुलेशन बी, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर पॉपुलेशन ए ज्यादा बच्चे पैदा करता तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए था बेटा। तो फिर ए का तो ग्राफ ऐसे चलना चाहिए था ना, इंक्रीज होना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ग्राफ, बस समझ मारी बेटा, ग्राफ तो ऐसा नहीं है, तो ये तो नहीं हो रहा बेटा, गलत हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी। अगर ऐसा होता तो बी का ग्राफ कैसा चलना चाहिए था, बी का ग्राफ ऐसे हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ठीक है बेटा, ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट, बोथ प्लांट पॉपुलेशंस इन दिस हैबिटेट डिक्रीज्ड। नहीं बेटा, ऐसा अगर होता कि प्लांट का पॉपुलेशन डिक्रीज होता तो दोनों में से किसी को खाना नहीं मिलता, और दोनों हर्बीवोर्स हैं ए और बी, तो दोनों का पॉपुलेशन डिक्लाइन होना चाहिए था। लेकिन यहां पे बी का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ए का डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, इसीलिए सी भी नहीं होगा बेटा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो सी नहीं होगा, समझो, समझने वाला क्वेश्चन है बेटा। तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी देखते हैं, पॉपुलेशन बी कंपीट्स मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। हाँ, ये हो सकता है बेटा। अगर मान लो कि बी जो है वो ज्यादा अच्छे से खाना खा पा रहा है, वो बी को आउटरन कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा बेटा कि बी जो है वो जल्दी जल्दी सारा खाना खाते चला जाएगा, तो इसीलिए बी तो बेटा बढ़ता जाएगा, लेकिन जो ए है उसके लिए खाना नहीं मिलेगा, तो ये धीरे धीरे मरते जाएंगे, इनका पॉपुलेशन डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि कंपटीशन हो रहा है फूड के लिए, यहां पर क्या हो रहा है, कंपटीशन फॉर फूड, और इसमें विनर कौन है, बी। कौन है विनर, बी विनर है और ए लूजर है, ए हार जा रहा है। इसीलिए मैक्सिमम खाना कौन खा रहे हैं, बी, और इसीलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ए के लिए खाना नहीं बचा, भूखे मर रहे हैं, इसीलिए उनका पॉपुलेशन घट रहा है। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या लगा देंगे, आंसर लगाएंगे डी बेटा। क्लियर हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। ए बी सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया ग्राफ को ही देख करके, और डी तो लास्ट में फिर आप ऑप्शन ऐसे भी लगा देते एलिमिनेशन से। तो ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस आपको ठंडे दिमाग से अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
What is this question? The tendency of a large population to remain in genetic equilibrium can be disturbed by हार्डी वेनबर्ग का है बेटा ये, है ना। तो देखो अगर कोई लार्ज पॉपुलेशन है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रह रहा है, रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कैन बी डिस्टर्ब, मतलब इसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम कौन डिस्टर्ब करेगा? कौन करेगा बेटा? रैंडम मीटिंग? नहीं बेटा, रैंडम मीटिंग की वजह से हर अलील को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गेट पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ऐसे केस में किसी भी जीन या किसी भी अलील की फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी, वो सेम रहेगी, ठीक है। लैक ऑफ जीन माइग्रेशन, इससे भी बेटा जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ अलील और गेन ऑफ अलील दोनों ही नहीं हो रहा है, क्योंकि माइग्रेशन नहीं हो रहा है। लैक ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होगा तो फिर से कोई चेंज नहीं आएगा, तो भी स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिव मेटिंग, हाँ जी बेटा, अगर सेलेक्टिव मेटिंग हुई तो फीमेल जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेल के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगी, तो ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे वो उसी तरह के मेल वाले जीन कैरी करेंगे, यानी कि कुछ जीन्स को ज्यादा फेवर मिल रहा है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में उस जीन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और दूसरे जो उसके काउंटर पार्ट अलील्स हैं दूसरे मेल्स में, उनका अलीलिक फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, यानी कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय सेलेक्टिव मेटिंग बट इट इज मेंटेन्ड बाय रैंडम मेटिंग, ठीक है बेटा। रैंडम मेटिंग होगी तो मेंटेन रहेगा, सेलेक्टिव होगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ओहो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, देखो जरा सा। फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है कोई ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है बेटा, M and N अलील्स आर, देखो बेटा इसमें M जो अलील है उसको हम लोग मान लेते हैं डोमिनेंट, ये क्या बेटा? डोमिनेंट, और इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी है 0.7, और N जो है दैट इज रिसेसिव, रिसेसिव अलील है बेटा, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.3। अब पूछ रहा है कि द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स इज लाइकली टू बी, बेटा याद रखना हमने पढ़ा था हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, और वो इक्वेशन बोलता है कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा। इसमें से 2pq क्या है बेटा? इट इज हेटेरोजाइगस, इट इज हेटेरोजाइगस। अब समझो हमें फ्रीक्वेंसी m और n यानी कि p और q की दे रखी है, ये क्या हो गया p, और ये क्या हो गया q, P और Q की तो वैल्यू हमारे पास है, तो क्या हम हेटेरोजाइगस नहीं निकाल लेंगे? MN क्या है? हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस है बेटा, बस समझ में आ रही है? ये हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन है ना, जिसमें M और N दोनों अलील होंगे, वही तो MN ब्लड ग्रुप बनेगा, तो ये हेटेरोजाइगस है। और हेटेरोजाइगस क्या होता है? 2pq, देयरफॉर कितना आ जाएगा? 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है? 0.7, Q की वैल्यू कितनी है? 0.3, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा? 0.42। इन्होंने क्या पूछा है? परसेंटेज में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा बेटा? 42%। आंसर क्या आ गया? ए। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? अ जीन लोकस हैज 2 अलील्स, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है बेटा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए दे दिया, ए डोमिनेंट है और इसका कितना है बेटा फ्रीक्वेंसी? 0.4, तो बी का कितना, सॉरी स्मॉल ए का कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस कैपिटल ए, यानी कि कितना हो गया? 0.6। ये अपने आप ही निकल जाता है बेटा, क्योंकि हमारा हार्डी विनबर्ग बोलता है P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 हमेशा, ठीक बेटा। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो सीधा सीधा निकाल देना है बेटा। होमोजाइगस मतलब ए स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 0.16, मतलब कितना हो गया बेटा? हाँ 16, सीधा रहने देते हैं, पॉइंट में ही है, फ्रीक्वेंसी ही पूछा है। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हो गया बेटा? 2AA, यानी कि 2pq, ये क्या हो गया बेटा? p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2pq हेटेरोजाइगस, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 24 एंड इंटू 2, यानी कि 48, 0.48, और a स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 0.36, यानी कि q स्क्वायर कितना आ गया बेटा? देख लो, कोई आ रहा है क्या? ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? हाँ जी, 0.16, 0.16, 0.16, ये तो तीनों है। 0.48 बस इसी में है, और 0.36 ऑप्शन सी लगा देंगे। कितना सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है ये सब कुछ। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कमिंग टुगेदर। Which
वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टैंड इरेक्ट। ह्यूमन एवोल्यूशन पे आ गए बेटा, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ह्यूमन का एंसेस्टर है जो कि पहले खड़ा हो पाया? बेटा फर्स्ट टू इरेक्ट वाज ऑस्ट्रेलोपिथिकस, याद रखना बेटा। ये पहले ऐसे होमिनिड्स थे जो कि अपने दो पैरों पे खड़े हो पाते थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये सब आपको ह्यूमन एवोल्यूशन में पढ़ना है। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। अर्ली टू रिसेंट, तो सबसे पहले कौन आए थे बेटा? रामापिथिकस, सिवापिथिकस, एंड्रायोपिथिकस, राइट बेटा। तो इसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस हटा देंगे, पहले कौन आए थे? रामापिथिकस, रामापिथिकस। उसके बाद से कौन आए थे बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, तो होमो हैबिलिस, गलत। उसके बाद से कौन आया था? होमो हैबिलिस। फिर कौन आया था? होमो इरेक्टस, बेटा। तो ऑप्शन डी लगाएंगे। ये पढ़ाया था बेटा, आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ना है, मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन जरा ध्यान से पढ़िएगा, मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, एक होमिनिड फॉसिल है बेटा, दैट वाज डिस्कवर्ड। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना, देख लीजिए। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ये मैंने ज्यादा यहां पे मेंशन किया है ह्यूमन एवोल्यूशन में। यानी कि जब आप ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ोगे तो किस किस चीज पे ध्यान रखना है, सीक्वेंस पे ध्यान रखना है। कौन पहला छात्र जो खड़ा हो सकता था, अर्ली या फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर किसको बोलते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी किसकी कितनी है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, तो उसी पे मैंने फोकस किया है, उसी तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली क्रेनियल कैपेसिटी पे है ये, तो क्रेनियल कैपेसिटी सारे एंसेस्टर्स की याद रख लेना, किस ऑर्डर में एवोल्यूशन है वो याद रख लेना, कौन पहला था जो खड़ा हो सकता है, कौन कहाँ ओरिजिनेट किया, किस एरिया में, अफ्रीका में, एशिया में। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1981। इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग जावा मैन। यही क्या है बेटा? इसी फॉसिल को हम बोलते हैं जावा मैन। ओके, आ जाओ। नाउ एक्सटिंक्ट ऑब्वियसली, हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 cc वाज, कौन सा था बेटा? ये था बेटा होमो इरेक्टस। इट वाज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की 900 cc के आसपास क्रेनियल कैपेसिटी रही है, ठीक है बेटा। निएंडरथल की 1000 से ज्यादा है, होमोसेपियंस की अराउंड 1350 टू 1450 cc रही है, ठीक है। क्रोमैग्नन की अराउंड 1650 रही है बेटा, है ना। तो ये सब याद रख लेना, क्रेनियल कैपेसिटीज। यस, सो दिस इज इट बेटा। क्या क्या पढ़ना है अब आपको फेयर आइडिया लग गया है बेटा। ओके, आपको फेयर आइडिया लग गया है कि क्या क्या पढ़ना है एवोल्यूशन में। जो जो टॉपिक्स आपको बताए हैं उनको ध्यान से रखना। एंड ह्यूमन एवोल्यूशन इज ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है बेटा। और ह्यूमन एवोल्यूशन में याद रख लीजिएगा कि कब कौन आया, कहाँ ओरिजिनेट किया, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, उसके बेसिक फीचर्स क्या थे, मतलब वो कैसा खाना खाता था, हर्बीवोर था, कार्निवोर था, कपड़े पहनता था, नहीं पहनता था, अपने मरे हुए लोगों को दफनाता था, नहीं दफनाता था, स्टोन टूल्स यूज करता था, नहीं करता था, ठीक है। ये सारी कुछ क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है बेटा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहना बेटा, स्टे ट्यून्ड, विल कम अगेन, मीट अगेन विथ अनदर वीडियो। एंड अगेन जैसे अभी एवोल्यूशन में किया है वैसे ही उसमें भी बाकी जो टॉपिक्स आने वाले हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे, इसके पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी किया था, अभी हमने एवोल्यूशन कर लिया, ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स बेटा मैं कवर करूंगा यहाँ पे, जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, और उनमें मस्ट डू प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो बिल्कुल आप नहीं स्किप कर सकते, ठीक है। सो बेटा पढ़ते रहो, एंड वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर NSCJS प्रिपरेशंस। पढ़ते रहिए बेटा, एंड प्लीज समझ के पढ़ना बेटा, है ना। रटने पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, समझने पे रखिए। अगर आप समझ लेंगे चीजें तो याद भी रहेंगी। ओके, सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।